स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है ये आपकी बुक का, मैटर इन अर्थ सराउंडिंग। और स्टार्टिंग जैसे कि होता है कि हम मोस्टली डेफिनेशन से ही करते हैं, जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो वही हम देखेंगे कि एक्चुअल में मैटर होता क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, किस चीज से मिलकर बना होता है, एंड ऑल दोज थिंग्स। अपने आसपास आप जैसे सभी चीजें देखते हो, तो सपोज जहां पर भी आप बैठे हो इस वक्त, अपने स्टडी रूम और अपने लिविंग रूम में और बेडरूम में, जहाँ से आप इस वक्त क्लास अटेंड कर रहे हो, वहां पर आसपास आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। चेयर है, टेबल है, बेड है, मैट्रेसेस हैं, फैन है, एसीज और वॉट। हर चीज का डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज होता है, और हर चीज की एक अपनी वैल्यू होती है, राइट। और उनकी जो शेप एंड साइजेस होते हैं, उनके हिसाब से ही आप उनको यूज करते हो, या फिर जैसा आप यूज करना चाहते हो उस हिसाब से उनकी शेप एंड साइज होती है। अब ये सभी चीजें जो हमारे आसपास पाई जाती हैं, इन सभी चीजों को हम मैटर बोलते हैं। ये आपको पता होगा, अर्लियर क्लासेस में बताया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ प्रॉपर डेफिनेशन कि मैटर होता क्या है। ये फर्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक का हम फर्स्ट पार्ट जो है आज फिनिश करेंगे। टॉपिक वन में भी दो पार्ट्स हैं, मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। टॉपिक वाइज पढ़ाने से क्या होगा कि हमारा कंसंट्रेशन एक ही चीज पर रहेगा और हमें असेसमेंट करने में इजी रहेगा। जब आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद आपका एक असेसमेंट होगा, जिसमें हो सकता है मैं आपसे वर्बली क्वेश्चन पूछूं ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन, या हो सकता है मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस पोस्ट करूं, या हो सकता है मैं आपको पूरा एक टेस्ट बना कर दूं। किसी भी तरह से असेसमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको भी पता चलेगा कि जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हुए या नहीं हुए, और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप उनको भी क्लियर फिर कर सकते हो। पहला टॉपिक है मैटर एंड इट्स स्टेट। पहले हम मैटर के बारे में ही देखते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर होता क्या है? आप सभी ने पढ़ा हुआ है, तो पहले आप अपनी अपनी डेफिनेशन लिखकर थोड़ी सी दो, विदाउट लुकिंग एट एनी बुक और एनी हेल्प। जो भी आपको, आप हिंदी में इंग्लिश में जो भी लिखना चाहते हो इसके बारे में, आप मुझे लिखकर बताओ कि, टाइप करके बताओ कि आपके हिसाब से मैटर क्या है जो आपने अभी तक पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में मैटर क्या चीज होती है? व्हाट इज मैटर? ओके पीयूष। ओके संस्कृति। ओके तन्वी। ओके श्रेया पाठक, श्रेयस आई थिंक इट इज। ओके आदित्य। हाँ, प्रिटी मच सेम सभी की डेफिनेशंस वही जो हमारी मैटर की होती है। यस यश। व्हाट इज मैटर? यस आदित्य। यस मुकुंद। यस एंजल। ठीक है। सो अगर मैटर के बारे में हम बात करें, सभी ने मोस्टली एक कॉमन चीज बताई, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। नो प्रॉब्लम श्रेयस, आई फिगर्ड इट आउट। यस, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे आसपास होती है, जिसका कुछ मास होता है, और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का यहाँ मीनिंग ऐसा नहीं है कि अर्थ को ही वो बस ऑक्यूपाई कर रहा है, इट कैन बी इन एयर और इन आवर सराउंडिंग एज वेल, मीन्स गैसेस एंड ऑल। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम एंड कैन बी फेल्ट बाय आवर वन और मोर ऑर्गन्स। जिसका मास होता है एंड जिसका वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम का मीनिंग स्पेस ऑक्यूपेंट से ही है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा वॉल्यूम क्या चीज होती है। वॉल्यूम कि कोई भी जो थिंग होती है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। सो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम। मास यहाँ पर आप फॉर इंस्टेंस वेट से आप उसको
ले सकते हो, समझ सकते हो। एंड वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपेंट्स। और उसको हम अगर अपने किसी भी वन और मोर ऑर्गन से फील कर सकते हैं। ये भी इंक्लूडेड होता है कि आप जो मैटर होता है उसको फील भी कर सकते हो, मीन्स टच कर सकते हो उसको एंड सेंस कर सकते हो उसको। लाइक एयर होती है, आप उसको टच नहीं कर सकते बट यू कैन सेंस दैट, है ना, फील दैट। सो एनीथिंग विच has mass and volume and can be felt by one or more organs is known as matter। ये तीनों ही देखो, मास एंड वॉल्यूम इज नेसेसरी, ये दो चीजें होनी जरूरी है मैटर की डेफिनेशन में। अगर आपसे कोई पूछता है कि मैटर है या नहीं है ये चीज, तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ मास भी होगा। फाइन। सो स्पेस एंड मास को आपको मैंडेटरी रखना है किसी भी चीज को मैटर क्लासिफाई करने के लिए। लाइक वी हैव ऑल दीज थिंग्स, थोड़े से मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर पुट किए हैं जिसमें आप देख सकते हो। वी हैव a cloth hanger, we have a rooster or hen or chicken, whatever you can consider it. We have earth, we have bus, transport system में जितनी भी चीजें यूज होती हैं, we have stilettos or belly or shoe. We have animals, rabbit. We have human beings, a boy, a girl, or a man, or a woman, or anyone. We have pizza slice, we have compass, we have table lamp, we have an owl, we have satellites, we have cheese, key, trees, फाइन, ग्लासेस। सभी ये सारी ही चीजें आप देखते हो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं ऑब्वियसली। इनको रखने के लिए आपको जगह चाहिए और इनमें कुछ ना कुछ मास भी होता है। जब आप इनको उठाओगे, जब आप इनको कैरी करोगे तो थोड़ा बहुत तो मास आपको ऑब्वियसली हर चीज में दिखाई देगा, किसी में ज्यादा किसी में कम। सो ऑल दीज थिंग्स आर मैटर। फाइन। अब मुझे आप कुछ इन चीजों के अलावा एग्जाम्पल्स, एक एक एग्जाम्पल सभी दो जो इन इसमें ना हो और थोड़े से अगर ऐसे हो जो थोड़े डिफरेंट हो तो बेटर रहेगा। कोई ऐसी चीज सोच कर बताओ जो मैंने नहीं दी हो। और यस आदित्य, गुड। यस पीयूष, यस मुकुंद, यस संस्कृति, यस यश, एंजल, गुड। आरना, यस, गुड। आदित्य, यस। श्रेयस, श्रेया, श्रेयस, आर्न, ओके गुड। सो ये सभी चीजें एयर है, गैसेस हैं, किसी ने यहाँ पर लिक्विड का नाम एक दो ने लिया, ठीक है, वाटर है, मिल्क है, सभी क्या है, मैटर है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इनका कुछ ना कुछ मास एंड वॉल्यूम भी होता है। सिंपल डेफिनेशन है। आपको अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैटर, तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और हैज वॉल्यूम। ये फेल्ट वाला अगर आप फैक्टर नहीं लिखना चाहते हो तो इट्स फाइन, लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, बट नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। आपका मेन जो कंसर्न है वो मास एंड वॉल्यूम पर होना चाहिए। तो किसी को इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन है कि सर मैटर क्या होता है, हमें अभी भी समझ नहीं आया, प्लीज आस्क मी, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। आदित्य, क्या लाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता ही है? क्या लाइट एंड वैक्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? आप खुद ही उसको डिफाइन करो, खुद ही देखो, एनालाइज करो कि क्या मैं जिस चीज के बारे में पूछ रहा हूँ क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं या उसके अंदर मास होता है। कभी आपने सुना है कि स्पेस को हम वेट के हिसाब से मेजर करें? इज इट पॉसिबल कि लाइट में कितना, सॉरी स्पेस को नहीं, लाइट को, कि लाइट में कितना वेट होता है या उसका कितना मास होता है,
या इतनी लाइट को रखने के लिए हमें कितनी जगह की जरूरत होगी? क्या ऐसा कभी हुआ है? अच्छा, आप खुद ही बताओ चलो सभी। परफ्यूम जो होता है, परफ्यूम जो होता है, क्या वो एक मैटर होता है? आई विल गेट बैक टू यू पीयूष, जस्ट गिव मी अ मिनट। परफ्यूम एक मैटर होता है? ओके, एंड व्हाट अबाउट परफ्यूम की स्मेल? क्या परफ्यूम की स्मेल भी मैटर होती है? परफ्यूम की स्मेल मैटर नहीं होती है बच्चे। स्मेल इज जस्ट अ सेंस। इट डू इट डज नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस। परफ्यूम को कैरी करने वाली गैस जरूर एक मैटर होगी, ऑब्वियसली, लेकिन जो स्मेल है वो मैटर नहीं होती है। स्मेल जस्ट एक सेंस है जो ऑक्यूपाई नहीं करती किसको, स्पेस को, और ना ही उसका कोई मास होता है। गैस कैसे मैटर होती है? गैस, आप देखो, गैस जब आपके घर में गैस सिलेंडर आता है तो सिलेंडर की क्यों जरूरत होती है गैस लाने के लिए? वाई अ कंटेनर इज नीडेड? सिलेंड्रिकल कंटेनर जो आता है वो गैस को कैरी करने के लिए क्यों आता है? वो इसीलिए आता है बिकॉज गैस जो होती है, वो जो गैस है जिससे आप कुक करते हो, एलपीजी, उसको कंटेन करने के लिए वी नीड अ कंटेनर। और अगर उसको रखने के लिए हमें कंटेनर की जरूरत पड़ रही है तो ऑब्वियसली ये एक क्या है, मैटर है। यस। सीएनजी है, सीएनजी को आप रिफिल कराने के लिए पंप्स पर जाते हो, सीएनजी स्टेशन पर जाते हो, तो वहां पर वो सीएनजी ऐसा तो नहीं है कि ये एयर में से उठाया और आपकी गाड़ी में ऐसे ही भर दिया। गाड़ी में भर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी गाड़ी में कोई सिलेंडर होगा जिसके अंदर उसको भरा जा रहा होगा, है ना? सो इट नीड। जस्ट अ मिनट, एक बार मुझे कंफर्म करना सबको, मेरी वॉइस क्लियर है एंड स्क्रीन इज विजिबल? Because I can see some glitches here on screen. Okay, good, cool. So gas is also a matter. अभी हम फर्दर टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि गैस क्यों मैटर है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सभी आपको बताऊंगा मैं। एंशियंट टाइम में भी मैटर का एक कॉन्सेप्ट था। सी, एंशियंट टाइम में क्या सोचते थे कि जो सभी मैटर्स है वो, आपने पंच तत्व का नाम सुना होगा, इफ यू हैव हर्ड इट। पंच तत्व मीन्स क्या क्या होते हैं, अगर आप मुझे बता सको, इफ आपने कभी पढ़ा है उसके बारे में। यस। एंशियंट टाइम में यही सोचते थे कि, सोचते थे नहीं, एक थ्योरी थी कि जितना भी मैटर होता है, जो भी मैटर्स होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, वो 5 बेसिक थिंग्स से मिलकर बने हैं, जिसमें एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर, ये सभी इंक्लूडेड होते हैं। तो उस वक्त भी मैटर को डिफाइन किया गया इन सभी चीजों के बेस पर। अब मैटर की जो प्रॉपर्टीज है वो हमने उनके केमिकल के बेस पर, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर अलग अलग डिफाइन कर लिए हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत पहले से चला आ रहा है और इसके ऊपर एक्सप्लोरेशन हमेशा चलता रहा है कि क्या क्या डिस्कवर वो कर सकते हैं। एनीवेज, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखो, जब भी कोई चीज होती है आप उसका क्लासिफिकेशन जरूर करते हो, है ना? हमने मैथ्स में पॉलिनोमियल्स पढ़ा था तो उसका क्लासिफिकेशन किया था। और क्लासिफिकेशन भी हम अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पर करते हैं। याद है मैथ्स में हमने जो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन किया था वो एक तो डिग्रीज के बेस पर किया था और एक उनके टर्म्स के बेस पर किया था। सिमिलरली यहाँ पर हम मैटर को अगर क्लासिफाई कर रहे हैं तो वो दो तरह से कर रहे हैं, एक उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर और एक उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। दोनों डिफरेंट चीजें होंगी। मैटर इज क्लासिफाइड
into groups according to their physical and chemical properties। दोनों में डिफरेंस होता है। फिजिकल से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि फिजिकल मींस उनकी अपीयरेंस, उनकी रिजिडनेस, उनकी फ्लूइडिटी, इन सभी को हम देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम उनके इंटरनल चीजें कि वो किस चीज से मिलकर बनी है, और उनके जो पार्टिकल्स हैं या उस वो किसके साथ डिफ्यूज होकर क्या बनाते हैं, वो सब चीजें देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम मैटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आप बताएंगे? क्लासिफिकेशन जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? हाँ जी, बताइए बताइए। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम मैटर को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, आप बताओ, नाम बताओ उनके, कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है। एनीवन? नो, नॉट रिवर्सिबल। फिजिकल, नॉट डेंसिटी। यस तन्वी। यस आदित्य। फिजिकल देखो, मैटर हमारे आसपास जो मैटर होता है वो थ्री स्टेट में पाया जाता है। एक तो सॉलिड में, एक लिक्विड में, और एक गैसेस में। सुना होगा आपने, देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। सॉलिड, लिक्विड, एंड देन वी हैव गैस। ये थ्री स्टेट्स होती हैं जिसमें आपके आसपास का जो मैटर होता है वो प्रेजेंट होता है। इधर इट्स लिक्विड, इधर इट्स सॉलिड, इधर इट्स गैस, है ना? एंड केमिकल बेस पर अगर हम क्लासिफाई करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर, तो दे आर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। अभी जो टॉपिक है हमारा वो इस पर बेस्ड होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पर। प्लीज एक चीज ध्यान रखना जब आप ये पढ़ रहे हो साइंस 9th क्लास में, एक तो बहुत प्लीज केयरफुली सुनना, इफ यू वांट to स्कोर वेल। एक तो साइंस को जो हम सीखते हैं वो क्यूरियोसिटी में बहुत ज्यादा सीखते हैं। आप क्यूरियस हो गए चीजों को लेकर तो बहुत अच्छे तरह से आपको समझ आएगा, लेकिन क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत रेज होते हैं, बट अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको टॉपिक से अबव लेकर अभी नहीं जाना है। आई एम नॉट सेइंग कि आप क्वेश्चन पूछना बंद कर दो इधर उधर के। आप खूब क्वेश्चंस पूछो साइंस से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, आउट ऑफ टॉपिक भी पूछ सकते हो, बट नॉट व्हेन वी आर लर्निंग और स्टडिंग अबाउट सम सर्टेन टॉपिक। अगर मैं यहाँ पर आपको सॉलिड्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज स्टिक टू दैट टॉपिक, बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपने किसी और जगह को घुमाया, इस टॉपिक को घुमाया, तो ऑब्वियसली उसकी डिटेल में मुझे आपको समझाना पड़ेगा और उसमें हमारा काफी टाइम चला जाएगा। सो बेटर है कि फिलहाल आप अपने टॉपिक को क्लियर करो जो आपके कोर्स में और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको कुछ और क्वेश्चन है, यू कैन सेंड मी एनी टाइम ऑन व्हाट्सएप। आपको अगर वो, मुझे लगता है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो टॉपिक और आपके काम का है, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। बट अगर मुझे लगा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है और आपको अभी उसके बारे में नहीं जानना चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपको क्लियरली मना भी कर दूंगा, ठीक है? सो जब सेशन चल रहा है उस वक्त आप उस टॉपिक पर स्टिक रहना। सो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम मैटर को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं क्लासेस में। एक सॉलिड होते हैं, एक लिक्विड होते हैं, एक गैस होते हैं। अब आपके आसपास सॉलिड का आपने बहुत मुझे सॉलिड का भी एक एग्जांपल दिया, लिक्विड का भी एग्जांपल दिया, गैसेस का भी एग्जांपल दिया। यू ऑल नो सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं। लेकिन सॉलिड सॉलिड क्यों होते हैं, लिक्विड लिक्विड क्यों होते हैं, मीन्स उनकी स्टेट ऐसी फ्लूइड क्यों होती है, गैसेस क्यों इतने हमें दिखाई नहीं देते हैं, एंड जब हम उनको किसी बलून में भरते हैं या फिर सिलेंडर में भरते हैं तो उसमें इतना प्रेशर क्यों होता है कि बलून बस्ट हो सकता है, सिलेंडर्स बस्ट हो सकते हैं। तो वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। ये आप प्लीज नोट भी करते रहना अपने रजिस्टर में, जिसने नोट नहीं किया है। आपको रजिस्टर मेंटेन करने हैं। ऑनलाइन क्लासेस का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिल्कुल सभी कुछ डिजिटाइज कर दो। आपको रजिस्टर मेंटेन करने हैं, उसमें ये सब लिखना भी है। और
हो सकता है प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द वीक और आफ्टर 15 डेज मैं आपसे आपके रजिस्टर के फोटोग्राफ्स या पीडीएफ अपलोड करने को बोलूँ, और इन केस अगर लॉकडाउन खुलता है और इंस्टीट्यूट खोलने की इजाज़त मिलती है तो मैं आपके रजिस्टर वहाँ पर भी चेक करने के लिए मंगा सकता हूँ। सो प्लीज़ एक फेयर रजिस्टर बहुत नीट एंड क्लीन आपको मेंटेन करना है इन सभी नोट्स के साथ में। चलिए पहले हम आते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर देखो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में आपने अभी पढ़ा था कि हम थ्री टाइप से उसको डिफाइन करते हैं, एक सॉलिड्स होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैसेस होते हैं। अब उनका नेचर क्या होता है मैटर का, वो हम देखेंगे। जो भी मैटर्स हमारे सराउंडिंग में होते हैं, वेदर इट्स लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। अभी हम एटम्स मॉलिक्यूल्स में नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ पार्टिकल वर्ड पर ही फोकस रखना है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच डिफर इन शेप, साइज एंड नेचर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मैटर। मीन्स हर एक मैटर की जो डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो मिलकर बने हैं, उनका शेप डिफरेंट हो सकता है, उनकी साइज डिफरेंट हो सकती है और उनका नेचर भी डिफरेंट हो सकता है। नेचर में क्या क्या आता है वो अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, मैं पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं एंड उनका नेचर भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। एक दूसरे से मीन्स, एक सपोज करो एक वाटर, आपके ग्लास में वाटर है और एक आपके पास बुक है या फिर वुडन लॉग है। तो वुडन लॉग के जो पार्टिकल्स होंगे और वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे, उनका शेप, साइज एंड नेचर तीनों ही डिफरेंट होगा। दैट्स वाई वो दोनों डिफरेंट दिखते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है ना। उनका डिफरेंट होने का यही रीजन है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी ये तीनों ही चीजें डिफरेंट डिफरेंट होती है। ऑल्सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये आप सभी को पता है, जो इन पार्टिकल्स से हमारे मैटर मिलकर बने होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। इतने स्मॉल होते हैं कि आप उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अगर आप किसी मैटर को ब्रेक करते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड भी कर देते हैं और जो आपको विजिबल होते हैं, सपोज एक चौक है, चौक को जब आप बोर्ड पर लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, तो उसमें से बहुत छोटे छोटे आप देखोगे नीचे पार्टिकल्स गिरते हैं। तो वो पार्टिकल्स की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। वो पार्टिकल्स के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को भी हमें समझना होगा कि वो पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसे मैटर की शेप, साइज और उसकी फिजिकल स्टेट को मैटर करती है या उसको चेंज करती है। अगेन यहाँ पर हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, मैटर की नहीं। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है, ये सारी प्रॉपर्टीज उनकी हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। फाइन। सो पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट अ सर्टेन मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इंडिविजुअली विद नेकेड आइज। उनके लिए हमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम किससे देख सकते हैं उन स्मॉल पार्टिकल्स को? कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम उन स्मॉल पार्टिकल्स को देख सकें? यस पीयूष, एग्जैक्टली, माइक्रोस्कोप इज अ गुड एग्जांपल। अब इन पार्टिकल्स के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स वो किस टाइप के होते हैं, क्या करते हैं, उनके अंदर ऐसा क्या होता है जिससे मैटर की शेप, साइज चेंज होती है, उनकी फ्लूइडिटी चेंज होती है, वो सब हम पढ़ेंगे। इसको भी आपको नोट करना है प्लीज। अगेन स्क्रीनशॉट लेकर मत रखना, लिखोगे तो आपके लिए बेटर है क्योंकि आपको याद भी करना है ये सभी कुछ। अगेन जब मैं एक वाइवा टाइप का लूंगा, आपका ओरल असेसमेंट लूंगा, तो
आपको प्रॉपर लैंग्वेज में बताना होगा, आप ऐसे मुझे हिंदी में समझाओगे नहीं, ठीक है? समझ में आना, क्वेश्चन को समझ में आना, आंसर का समझ में आना, और उसको प्रेजेंट करना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको टॉपिक तो पता है कि क्या चीज होती है, कैसे होती है, बट आप उसको ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाते एग्जाम में, जिसकी वजह से आपको उस क्वेश्चन के आंसर में फुल मार्क्स नहीं मिल पाते। ये बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की स्पेशली, कि वो लिखने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर उनकी लैंग्वेज एक अप टू द पॉइंट नहीं होती, जिसमें लेवल नहीं होती जिससे उनको फुल मार्क्स मिल सके। तो आपको लैंग्वेज को भी बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है, कैरेक्टरिस्टिक सॉरी, मैटर के पार्टिकल्स का, वो ये होता है, जब हम किसी मैटर के पार्टिकल्स को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको दिखेगा कि उस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, डजेंट मैटर, बट स्पेस होता है। उस स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। सपोज ये एक मैटर का एक हमने अंदर एनालिसिस किया और उसमें देखा कि उसके पार्टिकल्स हैं, तो आपको ये पार्टिकल्स इस तरह से दिखेंगे, जिनके बीच में आप देखोगे वाइट स्पेस है ना, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो इस स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। इसको स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बेस पर काफी क्वेश्चंस एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कि एक एक्टिविटी बताओ जिससे ये प्रूव हो कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, एंड सो मैनी क्वेश्चंस आर देयर। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सभी को पता है। व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? वो स्पेस जो किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में होता है। ये जरूरी नहीं है कि ये कम होगा ज्यादा होगा, इट डिपेंड्स ऑन मैटर। लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, सॉलिड्स में बहुत कम होता है ये स्पेस, एंड गैसेस में बहुत ज्यादा होता है। जिसकी वजह से आप सॉलिड को देखोगे, सॉलिड रिजिड होते हैं, है ना? रिजिड क्यों होते हैं, वो इतने ठोस क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमीडिएट स्पेस होता है, नॉट टू मच, बट होता है, काफी होता है। उसका भी एग्जांपल भी बताऊंगा कि किस तरह से आप शो कर सकते हो। एंड गैसेस में बहुत ही ज्यादा होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, क्या होता है? फिलहाल आपको ये समझना है, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछो प्लीज। इफ इट्स क्लियर तो प्लीज आप एटलीस्ट लिख दो, रिस्पॉन्ड कर दो कि सर इट्स क्लियर। ये डेफिनेशन एज इट इज लिखनी है बच्चे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पूछे जाते हैं तो आपको सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यही बताना है कि जो भी जितने भी मैटर्स होते हैं, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है, या गैसेस हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है जो ऑक्यूपाइड नहीं होता ऑब्वियसली। तो यस, आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग्स। सो इस स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। सी बहुत सारी ऐसी टर्म्स आएंगी जिनको आप थोड़े से सोचोगे कि इसका नाम ये क्यों पड़ा। तो जैसे आप फर्दर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, उतना ही आप इन चीजों की डेप्थ में जाओगे, आपको और डीपली बताया जाएगा। टॉपिक से ही रहते हैं बट उनकी हम डेप्थ में चलते चले जाते हैं। तो अभी फिलहाल ये मत सोचना कि हमें सभी कुछ क्यों नहीं बताया जा रहा है इन सब चीजों के बारे में। आपको सब कुछ बताया जाएगा, बट हर स्टैंडर्ड में थोड़ा सा लेवल अप करके, एक साथ आपको नहीं बताया जा सकता। पीयूष, इसकी रिकॉर्डिंग में आज इवनिंग में करूंगा, रात को
आई होप आफ्टर 8 o'clock इसकी भी, और कल जो मैथ्स के सेशन थे उसके भी। सो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज क्लियर टू एवरीवन। आप यहाँ पर देखोगे यू हैव सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ये इस तरह से कुछ शो करा सकते हो। आपको अगर डायग्राम बनाने को दिया जाए, बोला जाए कि डायग्राम की हेल्प से बताइए जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में किस तरह से स्पेस होता है, तो आप यहाँ देखोगे सॉलिड है ये, एक बीकर में रखा हुआ, इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस है ना। यहाँ पर ये लिक्विड है, लिक्विड के ये पार्टिकल्स हैं जो ऐसे इधर उधर मूव कर रहे हैं, और उसके बीच में बहुत कम, बहुत ही मतलब इंटरमीडिएट स्पेस है। और यहाँ गैसेस हैं, उसके तो पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस है, ईच एंड एवरी पार्टिकल इज सेपरेटेड। यहाँ पर लिक्विड में थोड़े से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो इस स्पेस को हम, ये जो इनके बीच में है और ये है, इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन यही आता है, मोस्टली यही क्वेश्चन आता है। प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी बताओ कि आप कैसे शो करोगे कि पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है उसकी एग्जिस्टेंट के बारे में, या फिर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, आप इसको कैसे शो करोगे। सिंपल सी एक्टिविटी है जो आपकी बुक्स में भी दी हुई है। क्वेश्चन यही आता है कि जब हम किसी लिक्विड में सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व करते हैं, सपोज हमने एक ग्लास में वाटर लिया, हाफ, हाफ या जितना भी आप मेजर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और उसमें हमने कुछ लिक्विड या सॉरी सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व किया। तो जब ये पूरे तरह से डिसॉल्व हो जाती है, वाटर लेवल उतना ही रहता है जो बीकर के अंदर था, वाटर लेवल राइज नहीं करता डिसॉल्व होने के बाद, बट शुगर या सॉल्ट गायब हो जाता है। सो अगर वाटर लेवल उतना ही है जितना पहले था, तो शुगर या फिर सॉल्ट कहाँ गायब हुआ, वो कहाँ चला गया। या तो वाटर लेवल अप होता तो हम मान लेते कि ठीक है वो इसमें डिसॉल्व होकर उसने इसका लेवल बढ़ा दिया, मीन्स इतना ज्यादा हो गया। बट आप देखोगे वाटर लेवल उतना ही रहेगा और डिसॉल्व हो जाएगी पूरी शुगर और सॉल्ट। तो वो क्यों हो जाती है, ये एक बहुत कॉमनली आने वाले क्वेश्चन है एग्जाम्स में, टेस्ट्स में। व्हेन वी डिसॉल्व शुगर और सॉल्ट इन द वाटर, इट डिसअपियर्स एंड लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम, वेयर डिड द शुगर और सॉल्ट गो। तो इसका सिंपल सा, नो, इट्स नॉट मिक्स्ड एक्चुअली, इट्स नॉट मिक्स्ड। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम, लेट मी शो यू एग्जैक्टली। सपोज ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वी आर नॉट यूजिंग दीज टर्म मॉलिक्यूल्स और एटम्स राइट नाउ। ये ग्लास है जिसके अंदर वाटर है, फाइन, और इसके वाटर के पार्टिकल्स हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, अभी देखा था हमने इनके बीच में। तो जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो उसके पार्टिकल्स इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में इसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से वाटर लेवल तो उतना ही रहता है, लेकिन जो शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो डिसॉल्व होकर इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। यस। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम कितनी भी इसमें शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ऐसा होगा लेटर ऑन कि कोई ऐसी कंडीशन आएगी जब ये शुगर और सॉल्ट इस पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसको हम कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पानी में कितनी भी शुगर को डिसॉल्व करते जाओ और वो होती जाएगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जब शुगर उसमें डिसॉल्व होनी बंद हो जाएगी। दैट मीन्स जो पूरा स्पेस था वो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, एंड देयर इज नो स्पेस लेफ्ट बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जिससे कि वो शुगर के बाकी रेस्ट ऑफ द शुगर जो हमने न्यूली डाली है उसके
पार्टिकल्स उसको ऑक्यूपाई कर सके। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल बताने के लिए, शो कराने के लिए, और एक्टिविटी दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की एग्जिस्टेंस को शो कराने के लिए। अगर आपसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी पूछी जाती है कि शो करो या शो कराओ या प्रूव करो कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो आप ये एक्टिविटी, बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। यस, अगर आप देखना, खुद ही ट्राई करके देखना। आप एक छोटे से ग्लास में वाटर लेना, उसमें शुगर डालकर, थोड़ा थोड़ा शुगर डालकर उसे मिक्स करते रहना। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि शुगर मिक्स होनी बंद हो जाएगी, वो शुगर एज इट इज रहेगी, उसके क्रिस्टल्स वैसे ही रहेंगे, इवन विथ सॉल्ट। यस। तो जब वो मिक्स होना बंद हो जाएगा, आप समझ जाओ कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पूरा तरह से ऑक्यूपाई हो चुका है, और अब हम इसमें और शुगर या सॉल्ट नहीं डिसॉल्व कर सकते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये एक्टिविटी सभी को क्लियर है कि हम कैसे शो कराएंगे that particles have space between them? गुड। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी पर, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पर चलते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन अ स्टेट ऑफ continuous movement. This suggests that they possess some energy called kinetic energy. Kinetic energy के बारे में आपने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस में। कोई भी चीज जिसमें एनर्जी होती है, मूवमेंट होती है, सॉरी, दैट पोजेस काइनेटिक एनर्जी, है ना। मूवमेंट और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर किसी भी चीज में मूवमेंट है, वेदर इट्स योर बाइसिकल, योर स्कूटर और बाइक और एनीथिंग, जिसमें भी कुछ मूवमेंट है, दिस पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट करते रहते हैं। अब वो मूवमेंट डिपेंड करती है कि वो सॉलिड में कैसी है, लिक्विड में कैसी है, एंड गैसेस में कैसी है। ऑब्वियसली सॉलिड में, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, तो उसमें इतनी ज्यादा नहीं होती। लिक्विड में होती है ज्यादा, और सबसे ज्यादा होती है गैसेस में। एंड ये मूवमेंट टेम्परेचर के साथ में राइज करती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, उतनी ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। इसका एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा अभी। सी, वी हैव टू फिगर्स, जिसमें एक जो ब्लू वाली है उसमें एनर्जी नहीं है, मीन्स लेस थर्मल एनर्जी, मीन्स हीट कम है, टेम्परेचर कम है उसका, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो इतने ज्यादा मूव नहीं कर रहे हैं। बट थर्मल एनर्जी यानी कि हीट जब ज्यादा होगी, तो पार्टिकल्स बहुत तेज तेज मूव करेंगे। आपने देखो, छोटा सा एग्जांपल इसका है, जब विंटर्स में आपके घर में खाना बनता है, तो उसकी स्मेल इतनी ज्यादा नहीं आती पूरे घर में, जितनी समर में आती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, बहुत तेज मूव करते हैं, और वो खाने की खुशबू फैल जाती है। विंटर्स में ऑब्वियसली टेम्परेचर कम होता है, तो जो पार्टिकल्स है वो इतना ज्यादा मूव नहीं कर पाते, और एक छोटे से एरिया में ही उसकी खुशबू आकर रह जाती है। बट इसका जो एक बेस्ट एग्जाम्पल है, इसकी भी एक्टिविटी अगर आप देखोगे, वो एक्टिविटी एक, आप जो इंसेंस स्टिक होती है, जिसको आप अगरबत्ती बोलते हो, उससे आप शो करा सकते हो। जब हम इंसेंस स्टिक पूजा घर में या कहीं पर भी जलाते हैं, तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है ना। ऐसा क्यों होता है? हाउ डज द स्मेल ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक स्प्रेड इन द होल रूम? कैसे फैल जाती है वो?
इसीलिए फैल जाती है कि जब हम उस इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो उसमें टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर राइज होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मोक होता है, उसके पार्टिकल्स कैरिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक, वो बहुत तेज तेज मूव करते हैं। और वो जब बहुत तेज मूव करते हैं तो वो पूरे आपके एरिया में, उस एरिया में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ में जो इस फ्रेग्रेंस होता है वो भी फैल जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आप नोट कर लेना। ये एक एक्टिविटी कह सकते हो और क्वेश्चन भी कह सकते हो। अगर आपको एक्टिविटी आती है लिखने के लिए कि शो कराओ पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है और वो टेम्परेचर के साथ में ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो आप इस एक्टिविटी को शो करा सकते हो। टेक अ इंसेंस स्टिक और उसको बर्न करोगे, लिट करोगे, टॉर्च करोगे। नो, नॉट ओनली समर्स, वो विंटर्स में भी करेगा, बट उसका एरिया लिमिटेड हो जाता है। जितना समर में वो ज्यादा फैलेगा, उसका जो फ्रेग्रेंस है, उतना वो विंटर्स में नहीं होता। विंटर्स में थोड़ा कम एरिया वो कवर करते हैं। सो इसमें आंसर में आप ये लिखोगे, द पार्टिकल्स ऑफ हॉट आफ्टर लाइटिंग इट, जब हम इसको जला देते हैं इंसेंस स्टिक को, possess large kinetic energy and diffuse in air rapidly and reach several meters away. At higher temperatures, particles have high kinetic energy and move faster, hence the smell of incense stick reaches us. टेम्परेचर राइज हुआ, देखो इंसेंस स्टिक आपकी जब रखी रहती है, जिस जब आप जलाते नहीं हो उसे मैच स्टिक से, तब तक भी उसमें से स्मेल आती है, लेकिन वो स्मेल उसके आसपास ही आती है। आप उसको अगर थोड़ा नोज के पास ले जाओगे तब आप उसको स्मेल कर सकते हो, है ना। बट पूरे घर में तो नहीं फैली होती उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है। उसकी स्मेल तब फैलती है जब आप उसको जलाते हो। जलाने से यही होता है कि टेम्परेचर राइज होता है और उसके पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस होती है, जिसकी वजह से वो स्मोक के साथ में फैलकर पूरे घर में उसकी खुशबू को फैला देता है। इज इट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स के बीच में या मूवमेंट होती है पार्टिकल्स के बीच में? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, बताइए। अगेन जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली यही आते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो उसको क्लियर कर लो। एंड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, जरूरी नहीं है कि आपको बस यही एक एग्जाम्पल देना है, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो वो मैं आपको जब नोट्स दूंगा इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा उसमें भी होंगे। और अगर आपको कुछ पता चलता है या फिर डाउट होता है कि क्या इस केस में ऐसा होगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। एंड हम बहुत कम कम टॉपिक लेकर चलेंगे ऑनलाइन में। आई नो इतना सारा आप भी बोर हो जाओगे और इतना सारा माइंड में नहीं आ पाता है। मैं अगर आपको 1.5 घंटे की, 1 घंटे की पूरी क्लास में बोलता चला जाऊं और जल्दी जल्दी टॉपिक्स को क्लियर करता जाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है वो यूजफुल ना आपके होगा और ना प्रोडक्टिव मेरे लिए होगा। तो हम थोड़े थोड़े टॉपिक करेंगे, लेकिन जो भी करेंगे वो बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और उसको आप लिखोगे तो आपको याद भी होता जाएगा। एंड आई थिंक आपके समर वेकेशंस तो स्टार्ट हो ही गए हैं, तो स्कूल की क्लासेस तो नहीं होंगी किसी की क्या? किसी की स्कूल क्लासेस अभी भी चल रही हैं? बताना एक बार मेरे को। ओके, गवर्नमेंट ने वैसे बोला था कि कोई क्लासेस अभी नहीं चलेंगी। चलो, एनीवेज चल रही है तो अच्छी बात है। आप उसको भी करो और इसको भी करो। ओके एंजल। ओके तन्वी। बट आई होप ऑनलाइन ही चल रहे होंगे, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ओके श्रेयस। चलो, एक प्रॉपर्टी ये थी मूवमेंट की। अनदर प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक सॉरी, जो पार्टिकल की है वो क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा,
जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा या कम या बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अगेन सेम डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हो, सॉलिड जो होते हैं वो इतने सॉलिड या इतने रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिससे वो एक दूसरे से स्टिक रहते हैं। तो स्टिक रहने की वजह से उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कम होता है और वो बहुत ज्यादा रिजिड भी होते हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होता, होता तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से वो रिजिड नहीं होते, बट फिर भी वो शो करा देते हैं कि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया था, आरना एंड आस्था, अगर आपको याद हो कि लिक्विड के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको आप कैसे शो कराओगे? इफ यू रिमेम्बर, इसका मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था कि जब आप वाटर टैप को खोलोगे और उसमें से जब वाटर नीचे गिरेगा, तो टैप से थोड़ा नीचे आप उसमें उंगली अगर लगाओगे, टैप की जो स्ट्रीम आ रही है, पानी की जो स्ट्रीम आ रही है उसमें, तो वो पानी टू पार्ट्स में, फिंगर से टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो नीचे जाकर फिर से जुड़ जाएगा। आई विल ट्राई टू ड्रॉ। सपोज ये आपकी फिंगर है और यहाँ टैप से वाटर आ रहा है, तो जब आपके उंगली पर वाटर आएगा तो वो उंगली के ऊपर से एक स्ट्रीम इधर को आ जाएगी और दूसरी स्ट्रीम दूसरी साइड को, ऐसे डिवाइड हो जाएगी। बट थोड़ा नीचे आने के बाद में वो स्ट्रीम दोनों फिर से जुड़ जाएंगी और एक ही स्ट्रीम बन जाएगी, इस तरह से। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो वाटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में, यस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। गैसेस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम। आप देखोगे अगर आप गैस के कंटेनर को या फिर बलून को अगर आप ओपन कर देते हो तो वो गैस एकदम से फैल जाती है, आप उसको, ये नहीं है कि वो एक जगह ही रहेगी, है ना? तो गैसेस में ये नेग्लिजिबल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट लिक्विड्स एंड सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होती है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होती, बट इंटरमीडिएट होती है। यस श्रेयस। सो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो एक्टिविटी है, एग्जांपल है उसको यस बच्चे, उसको हम कैसे शो करेंगे? उसके लिए एक्टिविटी ये होती है, जो बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है, कि आप एक चौक चौक होती है जो ब्लैक बोर्ड पर जिससे हम लिखते हैं, और एक आयरन नेल, इन दोनों को लोगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाई अ पीस ऑफ चौक इज इजियर टू ब्रेक देन एन आयरन नेल? आयरन नेल को हम इतना इजीली क्यों नहीं ब्रेक कर सकते, पीस ऑफ चौक को इतना इजीली कैसे ब्रेक कर सकते हैं? दोनों का ही रीजन ये है कि चौक के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। फाइन। एंड नेल, आयरन नेल जो होती है, मींस आयरन, उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। दैट्स वाई हम चौक, पीस ऑफ चौक को तो बहुत इजीली ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा किसी ऑब्जेक्ट से बीट करोगे, हैमर्ड करोगे, तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड तुरंत हो जाएगा, एक ही हिट में शायद। और आयरन नेल को आप बार बार हिट करोगे हैमर से भी, आयरन हैमर से भी, तब भी वो पार्टिकल्स में नहीं डिवाइड होगा, टूटेगा भी बहुत मुश्किल से। तो दैट शोज आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है एंड उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनको स्कैटर नहीं किया जा सकता। फाइन। बट चौक का जो पीस था, उसके पार्टिकल्स जो थे, उनके बीच में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से वो इजीली ब्रेक हो गए या फिर उसके पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो गए। क्लियर? किसी को डाउट है इसमें, एक्टिविटी में या फिर कॉन्सेप्ट में, कि सर क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमें अभी भी समझ नहीं आया? कैन आस्क मी
please. If it's clear, then type clear. If it's not, then please ask your question. Good. Another characteristic जो है वो है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन क्या होता है? अच्छा चलो, आप पहले मुझे डिफाइन करके बताओ, व्हाट इज डिफ्यूजन? व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्यूजन? डिफ्यूज हो जाना। एक सिंपल टर्म अगर कोई हो आपके माइंड में तो आप उससे भी डिफाइन कर सकते हो। यस आस्था। ओके, दैट्स गुड पीयूष। व्हाट इज फ्यूजन? डिफ्यूजन मीन्स एक तरह से मिक्सिंग ही होता है, बट यहाँ पर मिक्सिंग। यस। यस संस्कृति। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। यस। मिक्सिंग का मीनिंग ऐसा नहीं है कि हमने सॉल्ट और शुगर को मिक्स करा है तो उसके पार्टिकल्स मिक्स हो गए, मीन्स उनके क्रिस्टल्स मिक्स हो गए। नो, यहाँ पर मिक्सिंग का मीन्स है उनके पार्टिकल्स जो हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ऑक्यूपाई करते हुए एक दूसरे में मिक्स हो जाए। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। करेक्ट। सो जब हम दो पार्टिकल्स को, अलग अलग मैटर्स के पार्टिकल्स को मिक्स कर सकते हैं, उस स्टेट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे एयर में स्मोक होता है, वो डिफ्यूज हो जाता है ना? स्मोक के पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल एक दूसरे से बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं, जिसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन में आप देखो, डिफ्यूजन में आप जो एग्जाम्पल दोगे वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वाला भी और काइनेटिक एनर्जी वाला भी, दोनों ही एग्जांपल्स दे सकते हो। Particles of matter have a tendency to diffuse, intermix on their own with each other because of the presence of intermolecular spaces। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस के होने की वजह से जब दो मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और ये काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होती है तब ये जल्दी होता है। मीन्स आप देखोगे जब आप किसी टेम्परेचर को इंक्रीज करके, सपोज करो आप वाटर में अगर शुगर को डिजोल्व कर रहे हो, तो वो कोल्ड वाटर में बहुत मुश्किल से डिजोल्व होती है। बट अगर आप वाटर का टेम्परेचर थोड़ा हाई कर दो, मीन्स उसको गर्म कर दो, ल्यूक वार्म वाटर या वार्म वाटर में डिजोल्व करने की कोशिश करोगे, तो वो बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाती है। तो इसी वजह से होता है, क्योंकि टेम्परेचर राइज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मींस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होती है। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा जब होगी तो वो बहुत जल्दी मिक्सअप होंगे। सो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वाले एग्जांपल और आपका काइनेटिक एनर्जी वाला जो एग्जांपल था, मींस इंसेंस स्टिक वाला, दोनों ही वर्क करेंगे। आप दोनों के एग्जांपल दे सकते हो। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसका कोई एग्जांपल नहीं दिया है। डिफ्यूजन का मीनिंग सबको पता चल गया कि डिफ्यूजन एक्चुअली में होता क्या है और कब ज्यादा होता है। यहाँ पर मेन चीज है क्या होता है, ये तो आपको पता है, मोस्टली सभी ने सही जवाब दिया। बट कब ज्यादा होता है कब कम होता है उसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि शो करो, शो डैट टेम्परेचर राइज होने पर डिफ्यूजन जल्दी होता है, या टेम्परेचर कम होने पर डिफ्यूजन देर से होता है। या पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर राइज होने पर डिफ्यूजन जल्दी क्यों होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी का और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हो जाती है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। दैट्स व्हाई डिफ्यूजन इज फास्टर व्हेन टेम्परेचर इज increased। Is it clear to everyone?
किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी शक है तो बताइए इसमें। ठीक है, तो आज बस हम इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ अभी मैं रिकॉर्डिंग तो ये इवनिंग में डाल दूंगा उस पर, यूट्यूब पर। बट आपने, आई होप, ये रजिस्टर में लिखा हो, आरना एंड आस्था आपने तो लिखा हुआ है, बट बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी लिखा हो। तो आपको इसको एक बार फिर से गो थ्रू करना है। अगर इसमें से कोई भी डाउट है, कोई भी टर्म ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई हो, यू कैन आस्क मी। और इफ यू हैव योर ओन एग्जाम्पल्स बट यू आर कंफ्यूज कि हम ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो यू कैन आस्क मी। अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर की। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। यूट्यूब चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम निक जस्ट निक है। इट्स निक जस्ट निक। फाइन। तो मैथ्स का प्लीज होमवर्क कल तक कर लेना, क्योंकि कल हम मैथ्स का होमवर्क पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में पॉलिनोमियल्स का रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम फिनिश करेंगे, जीरोस वाला। एंड कल की क्लास वही 4 o'clock होगी मैथ्स की, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता रहा हूँ। एंड ग्रुप पर मैसेजेस देखते रहना, एंड प्लीज फी भी सबमिट कर देना जिसने नहीं करी है। कल को मिलते हैं फिर। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड।